हेलो एवरीवन, इसमें हम 5th यूनिट की जो टीचिंग स्टाइल्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो डिस्कस करेंगे। जो टीचिंग स्टाइल होता है हर टीचर का अपना होता है, ठीक है। और मेनली 3 टीचिंग स्टाइल इसमें बताए हैं कि 3 तरह के टीचिंग स्टाइल होते हैं, जिनमें से टीचर जो है कोई ना कोई एक टीचिंग स्टाइल को अपनाता है, वो डोमिनेंट होता है उसके टीचिंग में, और जो दूसरे स्टाइल्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस टीचिंग स्टाइल में इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि टीचिंग स्टाइल होता क्या है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। टीचिंग स्टाइल रेफर्स टू द मैनर इन विच ए टीचर मैनेजेस इंस्ट्रक्शन एंड द क्लासरूम एनवायरनमेंट। टीचिंग स्टाइल वो मैनर है, वो ढंग है जिस ढंग से टीचर जो है मैनेज करता है दो चीजों को, एक तो इंस्ट्रक्शन को और दूसरा क्लासरूम एनवायरनमेंट को। तो मैनर है ये, और कौन सा मैनर? जो दो चीजों को मैनेज करता है, इंस्ट्रक्शन को और क्लासरूम एनवायरनमेंट को, उस मैनर को कहते हैं टीचिंग स्टाइल, उस ढंग को टीचिंग स्टाइल कहा जाता है। देयर आर 3 मेजर टीचिंग स्टाइल्स, 3 मेजर टीचिंग स्टाइल हैं। पहला है परमिसिव। परमिसिव होता है एक तरह से अनुज्ञापद। अनुज्ञापद मतलब आज्ञा देने वाला, ठीक है। परमिसिव, परमिट कर देता है ये। फिर है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन होता है सत्तावादी, एक तरह से अधिकारवादी भी इसको हम कहते हैं। और फिर है डेमोक्रेटिक, जिसको लोकतांत्रिक या प्रजातंत्रवादी आप कह सकते हो। दैट आर प्रिवलेंट इन क्लासरूम। 3 मेजर टीचिंग स्टाइल होते हैं जो क्लासरूम में प्रिवलेंट होते हैं, यानी क्लासरूम में जो चलते हैं। तो 3 मेजर टीचिंग स्टाइल बताए, परमिसिव, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक, ठीक है। परमिसिव, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, 3 टीचिंग स्टाइल हैं, ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैव अ टीचिंग स्टाइल दैट इज डोमिनेंट। बहुत सारे टीचर्स का एक टीचिंग स्टाइल होता है जो डोमिनेंट होता है। इनमें से मतलब कोई भी एक टीचिंग स्टाइल टीचर अपनाएगा जो डोमिनेंट रहेगा, मतलब मेन वही, उसी को फोकस करता है टीचर। बट डिस्प्ले characteristics that include some aspects of each of the other styles। लेकिन वो डिस्प्ले करता है कुछ एस्पेक्ट्स को जो दूसरे टीचिंग स्टाइल्स में से भी होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए टीचर के पास ये स्टाइल है, या वो इस स्टाइल को लेके चलता है, मेनली ये डोमिनेंट स्टाइल है उसका, तो इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसकी टीचिंग में हो सकती हैं, इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसमें इंक्लूड हो सकती हैं। The teaching style that identifies teacher's personality in the classroom controls most aspects of your instruction। Your instruction की जगह आप teacher's instruction भी कह सकते हो, his instruction, her instruction, ठीक है। Classroom management strategies and techniques, जो teaching style है जिसके द्वारा टीचर की पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई होती है कि किस तरह का टीचर है, वो इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, क्लासरूम मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, और जो उसकी टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को भी वही टीचिंग स्टाइल ही कंट्रोल करता है। टीचर्स टीचिंग स्टाइल डिटरमाइंस हाउ यू इंप्लीमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट टास्क्स। टीचर का टीचिंग स्टाइल इस बात को इंप्लीमेंट करता है, इस बात को लागू करता है कि वो किस तरह से जो क्लासरूम मैनेजमेंट के टास्क हैं उनको कैसे वो लागू करेगा, किस तरह से वो फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखिए, जो परमिसिव टीचर्स होते हैं, जो परमिसिव, पहला जो स्टाइल है परमिसिव हमारा, अनुज्ञापद, मतलब जो आज्ञा दे देते हैं चीजों को। एस्टैब्लिश फ्यू रूल्स। ये जो टीचर्स होते हैं जो परमिसिव स्टाइल को लेके चलते हैं, वो बहुत ही कम रूल्स जो हैं उनको एस्टैब्लिश करते हैं। एंड टेंड टू बी इनकंसिस्टेंट इन एनफोर्सिंग रूल्स और अप्लाइंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिसबिहेवियर। और वो थोड़े से आदी होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि इनकंसिस्टेंट रहते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि एक तरह से उससे दूर ही रहते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट तरीके से मतलब लगातार उस चीज पे ध्यान नहीं देते, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, वो उसके ऊपर कभी ध्यान दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, लाइक दैट। किस चीज में? एनफोर्सिंग रूल्स, रूल्स को एनफोर्स नहीं करते। अप्लाइंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर के लिए भी अगर कोई परिणाम निकलता है तो उसको भी लागू वो नहीं करते हैं। दैट मीन्स
ना तो ये रूल्स को क्लास में लागू करवाते हैं, ना कोई बच्चा मिसबिहेव कर देता है तो उसके ऊपर एक तरह से कोई एक्शन लेते हैं। तो थोड़ा सा ना इनएक्टिव सा रोल हो जाता है टीचर का। तो इस तरह के टीचर्स जो हैं वो क्लास को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते, मेन बात ये होती है। फिर होता है अथॉरिटेरियन टीचर्स। एस्टैब्लिश द क्लासरूम रूल्स, वो क्लासरूम रूल्स एस्टैब्लिश करते हैं। लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड, इस तरह के जो टीचर्स होते हैं उनकी टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है। द स्टूडेंट्स रोल इज टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड कंप्लीट ऑल वर्क सेटिस्फैक्टरीली। जो स्टूडेंट्स का रोल होता है वो क्या होता है कि उन्हें रूल्स को निभाना होता है और सारा का सारा काम जो है वो सेटिस्फैक्टरीली पूरा करना होता है, यानी एक सेटिस्फाइंग तरीके से पूरे के पूरे काम को कंप्लीट उनको करना होता है। यानी टीचर का मेन रोल रहता है वो थोड़ा सा एक तरह से सत्तावादी हो जाता है, अधिकारवादी हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब वो रूल करता है क्लास के ऊपर पूरी तरह से। फिर आता है डेमोक्रेटिक टीचर्स। जो डेमोक्रेटिक टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, एस्टैब्लिश ए क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स इनपुट ऑन नियरली ऑल इश्यूज ऑफ मैनेजमेंट। वो एक ऐसा क्लासरूम मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करते हैं जिसके अंदर लगभग मैनेजमेंट के हर इश्यू को शामिल किया जाता है। वोटिंग प्रिविलेजेस फॉर स्टूडेंट्स, वोटिंग प्रिविलेजेस फॉर स्टूडेंट्स मतलब भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स किस चीज को चाहते हैं वही काम करवाया जाता है। एंड जनरली पॉजिटिव रिएक्शंस टू स्टूडेंट्स डिजायर्स एंड नीड्स, और आमतौर पर बच्चे क्या चाहते हैं उस चीज के प्रति टीचर का जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन रहता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल्स एनफोर्स नहीं करते, ये कोई रूल लागू नहीं करते, रूल तो लागू करते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट को ये मतलब इनकी तरह इनकंसिस्टेंट नहीं होते रूल्स और मिसबिहेवियर के प्रति, ये इनसे मतलब दूर नहीं भागते डेमोक्रेटिक टीचर्स, लेकिन वो बच्चों की भी सुनते हैं। क्लियर है? अथॉरिटेरियन क्या होते हैं, वो बच्चों की सुनते ही नहीं है, ये बच्चों की सुनते हैं लेकिन रूल्स वगैरह लागू करते हैं, ये कोई रूल्स वगैरह लागू ही नहीं करते। इस तरह से ये तीन तरह के टीचर्स आपके आ गए, तीन तरह की टीचिंग जो स्टाइल्स हैं वो आपके होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल्स टेंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज डिसरप्शंस इन द क्लासरूम आर केप्ट टू ए मिनिमम। जो डिसरप्शन है, अवरोध जो पैदा होते हैं, मतलब बच्चे टीचर के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, या जो बाधाएं आती हैं, जो भी डिसरप्शंस आती हैं टीचिंग में, तो उनको मिनिमम रखा जा सकता है इन दो स्टाइल्स में। अब जो टीचर कोई रूल ही नहीं लागू करेगा, मिसबिहेव कर दिया, उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंस बच्चे को नहीं झेलने पड़ेंगे, तो फिर बच्चा तो एक तरह से फ्री हो गया। ठीक है, तो ये चीज इन दोनों में नहीं होती है, ये चीज जो परमिसिव टीचर होते हैं उनमें होती है। तो परमिसिव स्टाइल की बजाय ये दो स्टाइल जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। टीचर्स हु एग्जिबिट ए परमिसिव टीचिंग स्टाइल sacrifice an orderly classroom by trying to allow the students to police themselves। जो टीचर होते हैं जो परमिसिव टीचिंग स्टाइल को प्रस्तुत करते हैं वो क्या कर देते हैं, वो एक ऑर्डरली क्लासरूम को सेक्रीफाइस कर देते हैं। यानी एक क्लासरूम जो एक ऑर्डर में चलना चाहिए, एक तरतीब से चलना चाहिए, उसको वो खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने आप को पलिस कर सकें। पलिस करने का अर्थ होता है अपना इंतजाम करना, अपना शासन खुद करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट वगैरह स्टूडेंट्स के ऊपर ही वो छोड़ देते हैं और इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अथॉरिटेरियन टीचर्स प्रेफर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिलीज। जो अथॉरिटेरियन टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डायरेक्ट होती है उनकी सीधी टीचर से, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिलीज, और जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिलीज होती हैं उनको वो क्लासरूम में फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक टीचर्स टिपिकली अडॉप्ट मैनेजेरियल मेथड्स, जो मैनेज करने वाले मेथड्स होते हैं, ठीक है, कि किस तरह से चीजों को मैनेज किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक टीचर्स उन चीजों को अपनाते हैं। एंड फाइंड द सोशल इंटरेक्शन फैमिली ऑफ मेथड्स। मेथड्स की कौन सी फैमिली? सोशल इंटरेक्शन फैमिली।
अथॉरिटेरियन बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिलीज को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशल इंटरेक्शन फैमिली को फॉलो करते हैं मेथड्स की, ठीक है, टू बी मोस्ट कंडसिव टू देयर स्टाइल्स। जो ये सोशल इंटरेक्शन फैमिलीज ऑफ मेथड्स हैं, ये क्या बन जाती हैं, बहुत ज्यादा कंडसिव बन जाती हैं उनके स्टाइल में, ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कि भाई क्या क्या टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती हैं क्लासरूम में, वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। चलिए देखते हैं क्या क्या टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं। टीचिंग स्ट्रेटेजीज आर यूज्ड फॉर अचीविंग द टीचिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो टीचिंग के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। कीपिंग इन व्यू द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड द टीचर्स एटीट्यूड, टीचिंग स्ट्रेटेजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है ऑटोक्रेटिक और दूसरा है डेमोक्रेटिक। जो ऑटोक्रेटिक होती हैं वो निरंकुश होती हैं, एक तंत्र होती हैं, यानी एक का रूल चलता है, वो होता है टीचर, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो प्रजातांत्रिक होगी, उसमें टीचर जो है वो बच्चों की भी सुनता है। तो ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज आर ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ये जो वंशानुगत चली हुई हैं वही टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट अप्रोच, और इनको कन्वर्जेंट अप्रोच भी कहा जाता है। कन्वर्जेंट क्या होता है, जैसे ये एक केंद्र है, तो सारी की सारी जो चीजें हैं ना इसी पे फोकस करती हैं, केंद्राभिमुख आप इसको कह सकते हैं कन्वर्जेंट को, यानी एक केंद्र के ऊपर फोकस करना, इसलिए इनको कन्वर्जेंट अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि एक का ज्यादा रोल होता है इसमें। दीज आर कंटेंट सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड। ये जो स्ट्रेटेजीज होती हैं ये कंटेंट सेंटर्ड होती हैं और टीचर सेंटर्ड होती हैं, मतलब क्या पढ़ाया जाना है उसके ऊपर ध्यान रखना है, और कौन पढ़ा रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की कोई नहीं सुनी जाती इसमें। व्हाइल यूजिंग दीज स्ट्रेटेजीज द टीचर्स प्लेस इज प्राइमरी एंड द प्यूपल्स प्लेस इज सेकेंडरी। टीचर का जो प्लेस होता है वो मुख्य होता है, और जो स्टूडेंट्स का प्लेस होता है वो सेकेंडरी प्लेस आ जाता है। The teacher determines the content himself, and by considering himself an ideal and by supporting pupils' interests, attitudes, capacities, abilities and needs. इसमें टीचर जो है वो खुद कंटेंट को एक तरह से सेलेक्ट करता है, क्या सोचते हुए, अपने आप को पूरी तरह से आइडियल मानते हुए, और सप्रेसिंग पीपल्स इंटरेस्ट, दबा देता है इसमें टीचर किसको, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को, एटीट्यूड्स को, कैपेसिटीज को, एबिलिटीज को और नीड्स को। ही शी, एच कैपिटल आएगा, ही शी, एस बी कैपिटल आएगा। ही शी मीन्स वो टीचर ट्राइज टू इम्पोज नॉलेज फोर्सिबली फ्रॉम आउटसाइड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल्स। इसके अंदर जो टीचर है वो क्या कोशिश करता है, जो बाहर से नॉलेज को स्टूडेंट्स के दिमाग में ठूसने की कोशिश करता है जबरदस्ती, वो उनको मतलब एक तरह से पहचानना नहीं चाहता, वो क्या चाहते हैं बच्चे, क्या नहीं चाहते हैं, कैसे काम किया जाना चाहिए, बच्चों की कोई सुनवाई नहीं होती इसमें, यानी जो आउटसाइड नॉलेज है वो उनके माइंड में एक तरह से जबरदस्ती ठूसने की कोशिश की जाती है। इन सच अ सिचुएशन पीपल्स डोंट हैव एनी फ्रीडम फॉर देयर एक्सप्रेशंस। बच्चों के एक्सप्रेशन के लिए कोई आजादी नहीं होती। हेंस इन दीज ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज, इसलिए ये जो ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज होती हैं जो एक के ऊपर फोकस करती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, ओनली मेंटल डेवलपमेंट इज एम्फसाइज्ड फॉर अचीविंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड ग्रुप डेवलपमेंट इज नॉट केयर्ड फॉर एट ऑल। इन स्ट्रेटेजीज में सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट जो है उसको एम्फसाइज किया जाता है, उसके ऊपर दबाव दिया जाता है मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि इनमें जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, वो और ग्रुप डेवलपमेंट, इन चीजों की कोई केयर नहीं की जाती। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, वो है मेंटल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं, यानी बुद्धि का विकास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फैक्ट्स याद होने चाहिए, लाइक दैट होता है ये। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल,
प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी होती हैं उनमें लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल और प्रोग्राम्ड जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऐसी चीजों को फॉलो किया जाता है। पहला क्या है? लेक्चर। तो चलिए लेक्चर के बारे में देखते हैं क्या कहता है। The lecture method is the most commonly used instructional strategy for working with group of students. जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है उसमें लेक्चर जो है, लेक्चर मेथड बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला एक साधन है। किसके लिए? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के लिए, यानी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए लेक्चर मेथड को यूज किया जाना बहुत ही कॉमन है। किसके लिए? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। इट इज टीचर सेंटर्ड। में लेक्चर तो सीधा सा टीचर सेंटर्ड होता ही है। Forms of instruction. It is teacher-centered forms of instruction. Teacher-centered forms of instruction होती हैं ये। That is convergent approach. एक चीज के ऊपर फोकस करना, वो वाली अप्रोच होती है। Lecture can be divided in many different ways. Lecture को कई तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। And one method may be more effective than other. और एक मेथड दूसरे से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही मेथड लेक्चर का काम आए। कई बार कोई मेथड काम आ जाता है लेक्चर का, कई बार कोई मेथड काम आ जाता है। फिर नेक्स्ट है द लीस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ लेक्चर मेथड इज व्हेन टीचर रीडिंग फ्रॉम नोट्स और द टेक्स्ट। विद दिस स्टूडेंट्स क्विकली लूज इंटरेस्ट एंड ऑल्सो व्हेन नो डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस आर शेयर्ड इन द लेक्चर। शायद हो सकता है आप लोग भी इसी वजह से इंटरेस्ट खो रहे हो और डे टू डे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मैं जोड़ के नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ नोट्स से पढ़ के ही आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसकी वजह से आप लोग भी हो सकता है साइकोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट खो चुके हों, लेकिन अगर हम इसको डे टू डे लाइफ से जोड़ के देखने लगे, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, ओके, अगर इससे जोड़ के आप देखने लग गए या मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो काफी टाइम लग जाएगा, लेक्चर्स बहुत ही बड़े हो जाएंगे और हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो लेक्चर मेथड है उसमें ये थोड़ा गलत होता है कि सिर्फ नोट्स से पढ़ के, टेक्स्ट से पढ़ के उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया जाए और डे टू डे लाइफ से उसको ना जोड़ा जाए। ठीक है। फॉलोइंग आर द वेज थ्रू विच इफेक्टिवनेस ऑफ ए लेक्चर कैन बी इम्प्रूव्ड। ये कुछ तरीके बताए हैं जिससे लेक्चर मेथड को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। पहला है बी ऑर्गेनाइज्ड। प्लान द लेक्चर अहेड ऑफ टाइम एंड बी लॉजिकल इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। लेक्चर को समय से पहले ही, जब वो लेक्चर देना है उससे पहले ही उसको प्लान कर लिया जाना चाहिए और जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको लॉजिकल होना चाहिए, यानी तार्किक होना चाहिए कि एक ये पहले ये चीज, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से। अलाउ फॉर पीरियोडिक ब्रेक्स। जो ब्रेक्स आने चाहिए बीच बीच में समय समय पर, उनकी परमिशन होनी चाहिए। लेक्चर सेशन शुड नॉट बी टू लॉन्ग एज द स्टूडेंट्स कैन नॉट कंसंट्रेट एंड ग्रास्प फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लेक्चर सेशन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक ना ही तो उस चीज को ग्रास्प कर पाएंगे, पकड़ कर पाएंगे उसकी, और ना ही उसके ऊपर कंसंट्रेट कर पाएंगे। अपने लेक्चर्स भी काफी लंबे हो जाते हैं, तो आप इनको क्या करो, बीच में पॉज करो वीडियो को और छोड़ दो, उसके बाद ब्रेक लो, फिर उसको स्टार्ट कर लो। ठीक है, आगे देखिए। Hence, it may be appropriate to provide breaks in between so that the students relax and informally discuss the ideas that have been presented in the session. इसीलिए स्टूडेंट्स को appropriate break time दिया जाना चाहिए ताकि वो रिलैक्स कर पाए और जो भी उस सेशन के अंदर जो आइडियाज प्रेजेंट किए गए हैं, जो आइडियाज दिए गए हैं बच्चों को, उन आइडियाज को वो डिस्कस कर लें। यूज विजुअल्स। Lecture along with visuals like PowerPoint presentation, overhead transparencies, pictures, charts, slides, etc. help the students a lot to understand the subjects better as they not only hear but also see through visuals. Visuals का यूज कर लेना चाहिए लेक्चर्स में, क्योंकि उससे क्या होगा, जो विजुअल्स हैं उनसे स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, अब वो देख भी रहे हैं। अलाउ फॉर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग के लिए अलाउ कर देना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। द पर्सन गिविंग लेक्चर शुड ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर so that the students get
क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट डिलीवर्ड। पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए क्वेश्चन आंसर के लिए, और जो पर्सन, जो भी टीचर है या जो भी बंदा है जो लेक्चर दे रहा है, उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, ताकि स्टूडेंट्स को जो भी सब्जेक्ट मैटर डिलीवर किया गया है, स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट मैटर को क्लियरली, एक तरह से मतलब स्पष्ट तौर से उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। अरेंज द सीटिंग। The seating arrangement should be in such a way so that the students see each other and also the teacher. जो सीटिंग प्लान है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और वो इस तरह से होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को भी देख सकें और टीचर को भी देख सकें। This face-to-face arrangement can facilitate more interaction with the fellow students and also the teacher. ये जो फेस टू फेस अरेंजमेंट है, मतलब एक दूसरे को देख सकते हैं, वो टीचर को भी देख सकते हैं, ये क्या कर देती है, ये इंटरेक्शन को और ज्यादा आसान बना देती है। किसके साथ? अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ और टीचर के साथ। फॉर्मल अरेंजमेंट मेड इन क्लासरूम डिवाइड्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम द टीचर, लीडिंग टू लेस ऑफ इंटरेक्शन। जो फॉर्मल अरेंजमेंट है, मतलब सही अरेंजमेंट जब नहीं होती, जो आमतौर पर अरेंजमेंट है वही छोड़ दी गई, तो फॉर्मल जो अरेंजमेंट है वो क्लासरूम को डिवाइड कर देती है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिवाइड कर देगी। किससे? टीचर से। यानी क्लासरूम के अंदर देखो, क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो टीचर भी उसी का हिस्सा है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स अलग डिवाइड हो जाएंगे और टीचर अलग डिवाइड हो जाएगा, और उनके बीच में एक अच्छी इंटरेक्शन नहीं बन पाएगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन इन ऑर्डर टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ लेक्चर सेशन। Small group discussions can be arranged to enhance better participation of students. जो एक लय होती है, मोनोटनी होती है ना, मतलब जैसे निरस सा काम चल गया है ना, एक रास्ता चली हुई है, यानी टीचर ही लेक्चर पे लेक्चर लगातार दिए जा रहा है, तो वो एक मतलब एक समान वो काम चला हुआ है, वो नीरस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो जो मोनोटनी है उसको तोड़ने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन जो है वो दिए जाने चाहिए स्टूडेंट्स को आपके द्वारा, टीचर्स के द्वारा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेटर पार्टिसिपेशन को एंश्योर किया जा सके कि स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है। The topics for small group discussion can be mutually divided by the teacher and decided by the teacher, and the students, and the time duration should be short. जो टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो छोटे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उनके लिए जो टॉपिक है वो टीचर के द्वारा म्यूचुअली डिसाइड किया जाना चाहिए। म्यूचुअली मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के द्वारा जो है वो डिसाइड कर लिया जाना चाहिए, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी इसमें छोटी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़े समय के लिए होनी चाहिए। एट द एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच ग्रुप शुड प्रेजेंट देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू in the general session, in which the members of the other groups can also share their views. जैसे मान लीजिए 4 ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड कर दिया, अब इनमें से A, B, C, D ये 4 स्टूडेंट ले लिए, और फिर एक कॉमन सेशन में इन चारों स्टूडेंट्स से जो भी इन्होंने अपने ग्रुप में डिस्कस किया वो आइडियाज ये क्लास के साथ डिस्कस करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी उनके व्यूज से एक तरह से अवगत हो सके, वो उनके व्यूज को जान सके। Once the general session is over, the teacher can resume the lecture session again. और जब ग्रुप डिस्कशन के बाद जो जनरल सेशन है वो पूरा हो जाए तो टीचर जो है वो अपने लेक्चर को आगे बढ़ा सकता है। The advantages of lecture method are below given are some of the important advantages of lecture method. अब लेक्चर मेथड की कुछ एडवांटेजेस ये यहाँ पर दी गई हैं। पहला क्या है? यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप्स, effective means of providing new information and clarifying existing information to a large heterogeneous group in a short period of time. क्या है? नई इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, और जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो पहले से बच्चे जानते हैं उसको चेक किया जा सकता है, क्लैरिफाई किया जा सकता है टू ए लार्ज हेट्रोजेनस ग्रुप। हेट्रोजेनस ग्रुप कौन सा हो गया? जिसमें वीक स्टूडेंट भी हैं, जिसमें थोड़े से इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हैं, यानी अलग अलग तरह के विजातीय आप कह सकते हो, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको चेक किया जा सकता है और उनको नई नॉलेज बहुत जल्दी से प्रोवाइड की जा सकती है। फैक्चुअल मटेरियल्स आर प्रेजेंटेड इन अ डायरेक्ट एंड लॉजिकल मैनर। जो फैक्चुअल मटेरियल है, तथ्य पर आधारित जो भी मटेरियल है,
वो सारा का सारा इसमें अच्छे से डायरेक्ट और लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। लाइफ एक्सपीरियंसेस कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स। अगर इसमें लेक्चर में लाइफ एक्सपीरियंसेस जोड़ लिए जाए तो वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं बहुत ज्यादा। मोर यूजफुल फॉर कवरिंग एसेंशियल कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स। जो जरूरी कंसेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और जो जरूरी सिस्टम्स होते हैं उनको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है लेक्चर मेथड। कैन स्टिमुलेट लर्नर्स इंटरेस्ट इन फ्यूचर स्टडी। लेक्चर मेथड जो है वो स्टूडेंट को एक तरह से स्टिमुलेट कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है, उसको बढ़ावा दे सकती है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो फ्यूचर स्टडीज में बन जाए। कैन बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर सेशंस। और लेक्चर को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है ताकि जो आगे आने वाले समय में सेशंस दिए जाएंगे उनके लिए उसे रिकॉर्डेड मेथड को या रिकॉर्डेड मटेरियल को यूज किया जा सके। अब है डिसएडवांटेजेस। द लेक्चर सेशंस आर हैविंग डिसएडवांटेजेस आल्सो। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दे आर, वो क्या है? पहला है ए पर्सन गिविंग लेक्चर शुड बी प्रोफिशिएंट इन ओरल स्किल्स। जो लेक्चर दे रहा है टीचर, उस इंसान को ओरल स्किल्स में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, यानी वो अच्छे ढंग से बोल पाए। ओरल स्किल्स, उसकी जो बोलने की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज द सेशन कैन नॉट बी इफेक्टिव। वरना सेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। ऑडियंस बिकम्स मोर पैसिव बाय लिसनिंग द लेक्चर। जो ऑडियंस है, जो लर्नर है, वो बहुत ज्यादा पैसिव हो जाता है इसमें, यानी लेक्चर सुनते सुनते वो पैसिव हो जाता है। कम्युनिकेशन इज मोर ऑफ वन वे। कम्युनिकेशन ज्यादातर वन वे रहता है। वन वे रहता है मतलब जो लर्नर है वो इसमें कम्युनिकेट बहुत ही कम करता है। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन बिलो ग्रेड 4। जो ग्रेड 4 से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए ये लेक्चर मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। लर्निंग फुल्ली डिपेंड्स ऑन द अपॉन द टीचर unless it is integrated with other techniques is a passive versus learning actively। लर्निंग जो है वो ज्यादातर टीचर के ऊपर डिपेंड करती है, टीचर के ऊपर निर्भर रहती है, जब तक कि इसको दूसरी टेक्निक्स के साथ एक तरह से जोड़ नहीं दिया जाए। ये क्या है? पैसिव वर्सेस लर्निंग एक्टिवली। यानी स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं लेकिन लर्निंग एक्टिवली कैसे हो सकती है, यानी उसका और उसका द्वंद रहता है। एस्टैब्लिशेस ए टेल मी माइंडसेट इन स्टूडेंट्स। बहुत ही जरूरी बात, ये स्टूडेंट्स के अंदर टेल मी माइंडसेट को एक तरह से सेट कर देता है लेक्चर मेथड। यानी स्टूडेंट्स कभी भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कभी खुद से नहीं सोचेंगे, तो उनकी जो एक तरह से क्रिएटिविटी है वो मर जाती है। ठीक है, वो माइंड सेट हो जाता है उनका कि टीचर बताएगा, टीचर बताएगा। ठीक है, तो वो जब भी उनसे कुछ भी करने को कहा जाएगा वो कहेंगे पहले मुझे बताइए, समझाइए ये चीज। ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर असेसमेंट एंड फीडबैक। असेसमेंट के लिए और फीडबैक के लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज इसमें होती हैं। लर्नर कैन बी ओवरलोडेड एज इट इज कॉमन फॉर टीचर्स टू इंक्लूड टू मच इंफॉर्मेशन इन टू शॉर्ट ए टाइम फ्रेम। लर्नर जो है वो ओवरलोडेड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है टीचर्स के लिए कि वो थोड़े समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर देते हैं। देयर इज वेरी लिटिल इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की बहुत ही कम इंडिपेंडेंट थिंकिंग बन पाती है। समटाइम्स इट कैन इंक्रीज बोर्डम अमंग स्टूडेंट्स। कई बार ये स्टूडेंट्स में बोर्डम को इंक्रीज कर देता है, स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। हैव वेरी लिमिटेड इफेक्टिवनेस इन टीचिंग एनीथिंग अदर देन नॉलेज। बहुत ही कम इफेक्टिवनेस होती है इसमें टीचिंग एनीथिंग अदर देन नॉलेज। यानी इस तरीके से आप नॉलेज को छोड़कर और कुछ भी पढ़ा सकते हो, यानी आप नॉलेज जो है बच्चे की वो इंक्रीज नहीं कर रहे हो, ज्ञान को इंक्रीज नहीं कर रहे हो। आप फैक्ट्स उसको पढ़ा सकते हो, आप उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप उसको फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हो, लेकिन उसकी नॉलेज, जो उसका ज्ञान बढ़ना चाहिए, वो उसका नहीं बढ़ पाता है बच्चे का। फिर दूसरा इसमें आता है लेक्चर मेथड के बाद डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये किसके चल रहे हैं अभी? ये अपने चल रहे हैं ऑटोक्रेटिक के। ऑटोक्रेटिक में पहला लेक्चर मेथड, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन। Demonstrations are more effective when the students are
concerned with an issue or problem and are looking for an answer. जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं जब स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई इश्यू या प्रॉब्लम लिए हुए हों, यानी जब स्टूडेंट्स को कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उस समय पर अगर डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए तो बहुत ही इफेक्टिव रहती है. इन सच केसेस द डेमोन्स्ट्रेशन कैन डील डायरेक्टली विद देयर कंसर्न. ऐसे जो केस होते हैं उनमें डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सीधी स्टूडेंट्स के कंसर्न से एक तरह से डील करती है, यानी स्टूडेंट्स को क्या चिंता है, क्या प्रॉब्लम है, सीधा उस चीज से डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो डील करती है. It is important that the person doing the demonstration know the content very well and is able to answer questions as they arise during the demonstration. ये बहुत ही जरूरी है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है उसे कंटेंट के बारे में अच्छे से पता हो और वो डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान जो क्वेश्चंस अराइज होंगे उनका आंसर देने में सक्षम हो. दूसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू. दो तरह की डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती हैं. वन इज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड द अदर इज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन. तो ध्यान रखिएगा, दो तरह की डेमोन्स्ट्रेशन बताई, एक रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन. द रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज टू शो द रिजल्ट ऑफ सम एक्टिविटी. जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो किसी एक्टिविटी के रिजल्ट को दिखाने के लिए यूज होती है, या किसी प्रैक्टिस और प्रोसीजर के रिजल्ट को, एक्टिविटी, प्रैक्टिस या प्रोसीजर के रिजल्ट को दिखाने के लिए यूज होती है थ्रू एविडेंस और एग्जाम्पल. किसके माध्यम से? एविडेंस या एग्जाम्पल के माध्यम से. दैट कैन बी सीन, हियर्ड और फेल्ट. मतलब किसी एग्जाम्पल के माध्यम से उसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है या महसूस किया जा सकता है. इट इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक और आइडिया इन एन एक्सटेंशन. किसी भी नए टॉपिक या आइडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्सटेंशन में बढ़ाकर, ठीक है, और ज्यादा मतलब बढ़ाकर उसको नए किसी मेथड को अगर प्रेजेंट करना है तो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो काफी इफेक्टिव होती है. फॉर एग्जाम्पल, कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल्स एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल टूल्स कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड एंड शोन बाय दिस मेथड. ये जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन वाली है इसके अंदर क्या हो सकता है, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल्स हैं और जो नए टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उन दोनों के बीच में अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो और इस मेथड के माध्यम से आप दिखा सकते हो. एट द सेम टाइम द मेथड डेमोन्स्ट्रेशन इलस्ट्रेट्स हाउ टू डू समथिंग इन ए स्टेप बाय स्टेप फैशन. जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होती है वो क्या दिखाती है, वो इलस्ट्रेट करती है, इस चीज को बताती है कि किसी काम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे किया जा सकता है. देखिए, पहली बताई इसने रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन. रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या करना होता है, कोई भी एक्टिविटी हो, प्रैक्टिस हो, प्रोसीजर हो, कोई भी चीज आप अपना लीजिए, ठीक है, उसके माध्यम से आप कोई एग्जांपल देंगे, कोई एविडेंस देंगे, सबूत देंगे और उससे बच्चे जो है उस चीज को या तो देख सकते हैं या सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं. जैसे जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल्स हैं जैसे ये हो गए, ठीक है, और जो न्यू टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं आपने वो दोनों दिखाए बच्चों को, ठीक है, या उनकी यूज दिखा दिया, फिल्म दिखा दी, ठीक है, इधर ट्रेडिशनल ले लिए, एक पिक्चर इनकी चला दी, इधर टेक्नोलॉजिकल ले लिए, एक पिक्चर इनकी चला दी, पहले जैसे गेहूं निकालते थे अब कैसे गेहूं निकालते हैं. तो इस तरह की चीजें वो उनको फिर क्लियर एक विजन दे देती हैं कि भाई क्या डिफरेंस दोनों के अंदर है, ठीक है. यानी जो कंसेप्ट जो भी क्लियर करना था कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. अब मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या कहती है कि किसी काम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे किया जाता है. द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑल्सो हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. तो एडवांटेजेस देखते हैं पहले डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की. मोर यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु लर्न वेल बाय मॉडलिंग अदर्स. ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो दूसरों को मॉडल मानकर सीखते हैं. प्रोमोट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देती है. प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टारगेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स. जो क्वेश्चन आंसर जो टारगेटेड हैं, मतलब जिनको अचीव करना है, जो पहले से सेट कर लिए गए क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ये करवाती है. अलाउज अटेंशन टू बी फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स
rather than general theories, allows attention to be focused on specific details. जो किसी भी चीज की स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं उनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, rather than general theories, बजाय इसके कि जो जनरल थियरी है उस पे ध्यान देना, उसकी बजाय जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उस चीज की उनके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। Disadvantages of demonstration method: limited value for people who do not learn best by observing others. दूसरों को देखकर जो नहीं सीखते हैं उनके लिए बहुत ही लिमिटेड वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। दूसरा, नॉट एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट लर्निंग रेट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनका डिफरेंट लर्निंग रेट है उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी लर्निंग में कुछ बहुत तेज होते हैं कुछ स्लो होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं रहती है। फिर है रिक्वायर्स द डेमोन्स्ट्रेटर टू हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इफ हाईली टेक्निकल टास्क्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर बहुत ज्यादा हाईली टेक्निकल टास्क इन्वॉल्व कर लिया गया डेमोन्स्ट्रेशन में तो क्या होगा, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उसको कोई स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए, किसका, उस टेक्निकल टास्क का। यानी मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए है इंग्लिश का टीचर मेरे जैसा, ठीक, उसको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता। अब जिसे कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता तो मुझे एक मिस्टर बी चाहिएगा, डेमोन्स्ट्रेट तो मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे मिस्टर बी चाहिएगा जो कि कंप्यूटर नॉलेज जिसके पास है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज जिसके पास है, तो इसकी जरूरत जो है एडिशनल पड़ सकती है, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हो सकता है और ये इसका ड्रॉबैक रहेगा, ये इसकी एक तरह से कमी रहेगी। नेक्स्ट है ट्यूटोरियल। थर्ड, पहला क्या था, लेक्चर, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा ट्यूटोरियल। और ये किसके चले हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसके चले हुए हैं, ये ऑटोक्रेटिक के चले हुए हैं, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्यूटोरियल। चलिए, to remove the drawback of group teaching, students are divided into small groups so that the personal problems which come across during group teaching are solved successfully. मतलब जो ग्रुप टीचिंग की ड्रॉबैक्स हैं, पूरी क्लास को टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, कुछ कमियां रहेगी, इनको दूर करने के लिए इस क्लासरूम को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए ये 30 स्टूडेंट्स की क्लास थी तो 6 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप बना दिए टीचर ने, 30 स्टूडेंट हो गए। अब इनसे अलग अलग जाके टीचर जो है वो बात करेगा ताकि कुछ जो पर्सनल प्रॉब्लम्स रह गई बच्चों को वो उस 6 बच्चों के ग्रुप में इजीली वो मतलब सॉल्व कर पाता है टीचर। Hence, a tutorial is a sub-part of the class in which a teacher tries to solve the problems of the small groups of students through individual teaching. इसलिए tutorial क्या है, वो क्लास का एक सब पार्ट होता है जिसके अंदर क्लास का, पूरी क्लास में से 30 स्टूडेंट्स थे, 6 बच्चों का ग्रुप बनाया तो 24 अलग रह गए और इन 6 बच्चों से पहले टीचर बात करेगा, ठीक है। तो ये सब पार्ट हो गया क्लास का ही। यहां पर टीचर जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, इन 6 बच्चों की प्रॉब्लम को इनसे एक तरह से इंडिविजुअल टीचिंग करेगा, जाके पर्सनल तौर से यहां जाएगा, इनसे बात करेगा, इनको टीच करेगा और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। A tutorial learning situation is most helpful when a single student needs specific help. ये जो ट्यूटोरियल वाला जो मेथड है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है जब कोई सिंगल स्टूडेंट जो है उसको मदद की जरूरत होती है। यानी 30 में से, मान लीजिए 30 में से सिर्फ एक ही बच्चे को प्रॉब्लम है, 29 को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बच्चा जानना चाहता है, तो ट्यूटोरियल मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। द फोकस फॉर अ ट्यूटोरियल इज यूजुअली द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट। जो फोकस होता है ट्यूटोरियल का वो यूजुअली स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को क्या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम परेशान कर रही है, ये वो प्रॉब्लम, वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है
वो इसका फोकस होती है। द टीचर देन बिकम्स ए फॉर्म ऑफ कंसल्टेंट टू द स्टूडेंट एंड अटेम्प्ट्स टू असिस्ट इन हेल्पिंग द लर्नर डील विद हिज हर कंसर्न्स। इस सिचुएशन में टीचर जो है वो एक कंसल्टेंट की तरह काम करता है और बच्चा जो भी है, मतलब ही है, शी है, कोई भी है, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो कंसर्न है, उसकी जो चिंता है, उसके साथ डील करने में टीचर उसकी मदद करता है। द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर लर्निंग कैन बी प्रमोटेड, एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कनेक्ट, prioritize and incorporate conceptual knowledge। इसमें क्या करता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनकरेज करता है, कनेक्ट करने के लिए एनकरेज करता है, वो टीचर से कनेक्ट होते हैं, प्रियोरिटाइज करता है यानी एक तरह से प्रायर जो नॉलेज है उसको देखता है, एंड इनकॉर्पोरेट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसको इनकॉर्पोरेट करता है, उसको भी इसमें डाला जाता है। मतलब इनकॉर्पोरेट करना होता है शामिल करना, ठीक है, और प्रायोरिटाइज उस चीज को प्राथमिकता देना, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसको। फिर तीसरा है डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। फोर्थ है प्रमोट्स सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस। फिफ्थ है डेवलप्स ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो ओरल प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करता है। द डिसएडवांटेजेस इज लेबर इंटेंसिव। जो डिसएडवांटेजेस में आता है, डिसएडवांटेज एक ही है, लेबर इंटेंसिव, बहुत ही सघन मेहनत टीचर को करनी पड़ती है। तो ये हमारी 3 थी, किसकी, ऑटोक्रेटिक की। अब बात करते हैं जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज में क्या क्या मतलब आता है उसकी बात हम करते हैं। द डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज आर चाइल्ड सेंटर्ड एज द स्टूडेंट्स डिटरमाइन देमसेल्व्स द कंटेंट। जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज होती हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, क्योंकि इसमें जो है बच्चा वो खुद क्या करता है, डिटरमाइन करता है अपने कंटेंट को, कि उसको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज को वो खुद ही डिसाइड करता है। हेंस द स्टूडेंट्स प्लेस इज प्राइमरी एंड दैट ऑफ टीचर्स इज सेकेंडरी। इसलिए इसमें स्टूडेंट का जो स्थान रहता है वो प्राइमरी होता है और टीचर का सेकेंडरी होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स यूज मैक्सिमम इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। जब डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है तो उसका परिणाम ये निकलता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। दिस डेवलप्स देयर कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटीज इन अकॉर्डेंस टू देयर इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, कैपेसिटीज, एबिलिटीज, नीड्स एंड मेंटल लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये क्या डेवलप करते हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटीज हैं, मतलब किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने की जो उनकी योग्यता है उसको बढ़ावा देती हैं, इन अकॉर्डेंस टू। और ये जो कंस्ट्रक्टिव जो योग्यताएं हैं वो किसके अकॉर्डेंस में होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनके एटीट्यूड के अनुसार, कैपेसिटी, एबिलिटी, नीड, मेंटल लेवल के अनुसार ये कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटीज होती हैं और इन कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटीज को इसमें डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज आर ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव होती हैं, उद्देश्यात्मक होती हैं, एंड हेंस द जीनियस चिल्ड्रन गेन एडवांटेज टू द मैक्सिमम। और जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें एडवांटेज मिलती है। फॉलोइंग आर द डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज। अब इसमें ये डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज हैं। पहला क्या है, ग्रुप डिस्कशन। Group discussion is an organized opportunity for the students to discuss selected topics, issues, ideas in a group setting. Group discussion क्या है, एक organized opportunity होती है students के लिए जिसमें वो topics को, issues को, ideas को एक group setting के अंदर discuss कर सकते हैं। Group discussion allows more number of students to actively participate and helps them to increase learning. ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत सारे मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका देता है और उनकी मदद करता है लर्निंग को इंक्रीज करने में। बिफोर ऑर्गेनाइजिंग ए ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट
to make sure that the students have a certain level of understanding that will allow them to share their ideas in the group. ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ताकि वो अपने आइडियाज को ग्रुप में शेयर कर पाए. टिपिकली ए टीचर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स ensuring that the students are involved in learning. आमतौर पर क्या होता है, टीचर एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आंसर के थ्रू प्रोवाइड करवाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग में इन्वॉल्व हैं. टीचर्स कैन रिटेन कंट्रोल व्हाइल चेकिंग ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू आउट द लेसन. जो टीचर्स हैं वो कंट्रोल रखते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर जब वो ये चेक कर रहे होते हैं कि पूरे लेसन के दौरान स्टूडेंट्स ने लर्निंग की या नहीं की. ये टिपिकल तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन का. द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन आर, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है. पूल्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ग्रुप. पूल का अर्थ वो हो गया ना, एक वो तालाब सा होता है जो, तो यहां पर पूल का अर्थ क्या है, इकट्ठा करना. ठीक है, एक जगह पर ले आना उनको एक चीज में है. पूल्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ग्रुप, पूरे ग्रुप के जो आइडियाज और एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है. इफेक्टिव आफ्टर ए प्रेजेंटेशन, फिल्म और एक्सपीरियंस दैट नीड्स टू बी एनालाइज्ड. ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एक प्रेजेंटेशन के बाद, फिल्म के बाद, एक्सपीरियंस जिसको एनालाइज किया जाना जरूरी है. यानी बच्चों ने कोई एक्सपीरियंस किया, कोई अनुभव किया, या कोई फिल्म देखी, कोई प्रेजेंटेशन देखी, उसके बाद उसको जब एनालाइज करना होता है तो उस समय पर ग्रुप डिस्कशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है. अलाउज एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिव प्रोसेस, हर एक को ये अलाउ करता है कि वो एक एक्टिव प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए. द डिसएडवांटेजेस आर पॉसिबिलिटी ऑफ ए फ्यू स्टूडेंट्स डोमिनेटिंग द डिस्कशन. इसमें यह संभावना हो सकती है कि पूरे डिस्कशन को डोमिनेट कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स, यानी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पूरे के पूरे डिस्कशन को एक तरह से प्रभावित कर सकते हैं, उसमें उनका ज्यादा एक्टिव रोल रह सकता है. सम स्टूडेंट्स मे नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करते. इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लगता है. मेनी टाइम्स द डिस्कशन कैन गो ऑफ द ट्रैक, और कई बार तो डिस्कशन जो है वो हो किसी और बात पे रहा है और होते 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 वो ऑफ द ट्रैक चला जाता है, यानी वो लीक से हट जाते हैं. जिस बात के ऊपर वो डिस्कशन कर रहे थे उससे वो स्टूडेंट्स जो है हट जाते हैं. नेक्स्ट है एग्जीबिशंस. एग्जीबिशंस आर कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स दैट आर डिस्प्लेड टू हेल्प पीपल लर्न. एग्जीबिशन क्या है, मटेरियल का कलेक्शन होता है जो स्टूडेंट्स की मदद करता है. जब उसको डिस्प्ले किया जाता है तो वो उससे लर्निंग कर सकते हैं. They are useful as a strategy to help students to gain new understanding without the necessity of a formal course or training program. जो exhibitions हैं वो students की मदद कर सकते हैं कि वो नई understanding को प्राप्त कर पाए without the necessity of a formal course or training program. बिना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम या फॉर्मल कोर्स की जरूरत के वो नई नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं. किससे कर सकते हैं, वो एग्जीबिशन से कर सकते हैं. However, exhibits should be set up in the area that are frequented by the students. ये जो एग्जिबिट्स हैं, जो प्रदर्शनी लगाई जाती चीजों की, वो कहां सेटअप होनी चाहिए, वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा विजिट करते हों, यानी कई बार स्टूडेंट वहां पर जाते हों. It is often helpful in the exhibits include selection of objects or pictures and appropriate signs and written information. ये कई बार हेल्पफुल रहता है. Selection of objects और pictures, जो ऑब्जेक्ट्स वहां पर दिखाने होते हैं या जो पिक्चर्स दिखानी होती हैं वो सेलेक्ट की जानी चाहिए. Appropriate साइंस होने चाहिए, वहां पर सही तरह के जो चिन्ह हैं वो होने चाहिए, और सही रिटन इंफॉर्मेशन भी वहां पर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए. In addition, handouts and printed materials should be available for the students to take along with them. और इसके साथ साथ जो डिस्प्ले किया वो तो किया, इसके साथ साथ कुछ हैंडआउट्स या प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए जो स्टूडेंट्स अपने साथ ले जा सकें, वो वहां पर अवेलेबल रहना चाहिए. Exhibits will be more effective if they are periodically changed and are not kept for too long.
जो एग्जिबिट्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव तभी रहेंगे जब उनको एक समय समय पर बदल दिया जाए, वो लंबे समय तक जो है नहीं रखे जाने चाहिए। फिर है रोल प्ले। When students are expected to interact with other people effectively using the technical information, role play can be of great use. अगर टेक्निकल इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए बच्चे दूसरे पीपल से, दूसरे लोगों से अगर वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे समय में जो रोल प्ले है वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। इन रोल प्ले, two or more students are specifically given their roles and a situation in which they are involved. रोल प्ले में दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स को उनके खास रोल दिए जाते हैं और एक सिचुएशन बताई जाती है जिसके अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। The selected students then act their assigned roles and try to solve the problems or project the situation properly. क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं फिर वो अपने असाइंड जो रोल्स होते हैं, जो उनको रोल दिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या जो सिचुएशन है उसको अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट करने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। द रोल प्ले कैन बी डन बिफोर द लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो रोल प्ले है वो लार्ज या स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के सामने किया जा सकता है। मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो सकता है। However, to ensure the messages reach the students, it may be appropriate that at the end of the role play, the students are given an opportunity to talk about their feelings on the play, their observation, learning, and if they play the role, what they would do in a different way. What they would do in a different way. हालांकि ये इंश्योर कर लेना चाहिए टीचर को कि जो मैसेज स्टूडेंट्स तक पहुंचा है वो सही ढंग से भी गया है या नहीं गया है। उसके लिए क्या करना चाहिए, एक बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकें, अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर सकें कि उन्होंने क्या समझा, इस चीज से क्या ऑब्जर्व किया, अपनी लर्निंग के बारे में बात कर सकें और वो बता सकें कि अगर वो इस रोल को प्ले करते तो अलग तरीके से क्या इसमें ऐड कर सकते थे या किस अलग तरीके से वो इस रोल को प्ले करते, यानी वो अपनी फीलिंग्स को बता सकें। द एडवांटेजेस ऑफ रोल प्ले आर, रोल प्ले की जो एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। इंट्रोड्यूसेस प्रॉब्लम सिचुएशन ड्रामेटिकली, जो प्रॉब्लम सिचुएशन होती है उसको ड्रामेटिकली प्रेजेंट कर देती है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एंश्योर रोल्स ऑफ अदर्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू एज्यूम, टू एंश्योर नहीं, टू एज्यूम रोल्स ऑफ अदर्स, ताकि वो एज्यूम कर सकें उसको, मतलब मान लेते हैं ना, जैसे दूसरों के रोल को मान लेना, एज्यूम करना, ठीक है। दस एप्रिसिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और इस तरह से जब वो दूसरों का रोल निभाएंगे तो वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एप्रिशिएट करेंगे। अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशंस हैं उनके लिए बच्चे एक्सप्लोरेशन करेंगे, यानी अपनी खोजबीन करके ही सॉल्यूशंस निकालेंगे। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्किल्स, इसमें स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। एक्टिवली इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट्स, एड्स वैरायटी, रियलिटी एंड स्पेशलिटी टू द लर्निंग एक्सपीरियंस। पार्टिसिपेंट्स का एक्टिव रोल रहता है इसमें वैरायटी ऐड होती है, रियलिटी ऐड होती है और स्पेसिफिक हो जाता है स्टूडेंट किसमें, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस में, यानी स्पेसिफिक तौर पर उसी चीज का अनुभव करता है बच्चा। फिर है डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्बल एक्सप्रेशन स्किल्स। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स प्रैक्टिस टू बिल्ड स्किल्स बिफोर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन व्हेन रियल एक्सपीरियंसेस आर नॉट रेडिली अवेलेबल। इसमें बच्चे को एक प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा दी जाती है कि वो जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जब मान लीजिए अपनी नॉलेज को वास्तविक संसार में लागू करेगा बच्चा, उससे पहले ही उसके लिए स्किल्स जो हैं, जो जरूरी स्किल्स उसके पास होने चाहिए, उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए उसको
प्रैक्टिस करवाई जाती है जिस समय जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके पास रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं। कैन प्रोवाइड एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव ऑन ए सिचुएशन एंड डेवलप इनसाइट्स अबाउट फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। ये क्या प्रोवाइड कर सकता है? एक नया पर्सपेक्टिव उस सिचुएशन के प्रति, एक नया नजरिया। भाई टीचर हो सकता है किसी नजरिए से देख रहा है सिचुएशन को, स्टूडेंट्स जो दूसरे हैं वो किसी नजरिए से देख रहे हैं उसको सिचुएशन को, लेकिन जिनको वो रोल प्ले करने के लिए दिया गया है वो किसी अलग नजरिए से सिचुएशन को देख रहे हैं। तो हो सकता है पूरी तरह से नया पर्सपेक्टिव जो है वो सिचुएशन के प्रति आ जाए, या जिस समय जो टीचर बता रहा है, ठीक है, टीचर जब एक्सप्लेन कर रहा है, जो ये एक्सप्लेनेशन दी इससे बच्चों ने कुछ और समझा, लेकिन जब उन्होंने रोल प्ले किया तो सिचुएशन के प्रति उनका एक नया ही नजरिया बनकर आया। एंड डेवलप इनसाइट अबाउट फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। और इनसाइट डेवलप होता है यानी बच्चा बिल्कुल अंदर तक सीखता है उस चीज को, जो फीलिंग्स और रिलेशनशिप उसमें बनता है उस चीज को बिल्कुल अंदर तक वो सीखता है। प्रोवाइड्स द टीचर इमीडिएट फीडबैक, तुरंत फीडबैक मिलता है टीचर को अबाउट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स, कि बच्चे ने कितना सीखा है और वो कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से अप्लाई कर पाएगा, इस बारे में टीचर को तुरंत फीडबैक जो है इस चीज का प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इसमें कहा है improves the likelihood of transfer of learning from the classroom to the real world। जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्लासरूम से रियल वर्ल्ड में, उस चीज को इंप्रूव कर दिया जाता है, यानी एक तरह से वो चीज थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। अब हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? सम स्टूडेंट्स मे बी टू सेल्फ कॉन्शियस, कुछ बच्चे जो है वो सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं बहुत ज्यादा। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स जो है वो रोल प्ले के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। सम स्टूडेंट्स में फील थ्रेटन्ड, कुछ बच्चे इसमें थोड़ा थ्रेटन फील कर सकते हैं, उससे डर सकते हैं। पुट्स प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स टू परफॉर्म, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ता है कि वो परफॉर्म करें। विच कैन क्रिएट एम्बेरसमेंट एंड इवन रेजिस्टेंस, जिससे एक शर्मनाक स्थिति बच्चे के सामने पैदा हो सकती है, या बच्चा रेजिस्टेंस भी कर सकता है, विरोध भी कर सकता है। डिपेंड्स हेवीली ऑन स्टूडेंट्स इमेजिनेशन एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। ये पूरी तरह से किस चीज पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट की जो इमेजिनेशन है और जो विलिंगनेस है पार्टिसिपेट करने की, उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो कैसा रोल प्ले करेगा। अगर मान लो स्टूडेंट की इमेजिनेशन ही काम नहीं कर रही है तो वो उस रोल को निभा ही नहीं पाएगा। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, बच्चा भाग ही नहीं लेना चाहता तो भी वो उस रोल को अच्छे से नहीं कर पाएगा। कैन एनजेंडर स्ट्रॉन्ग इमोशंस रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एम्पैथी, ये एनजेंडर कर सकता है। एनजेंडर का अर्थ होता है मतलब उसको पैदा करना, उत्पन्न करना। किसको उत्पन्न कर सकता है? स्टूडेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंसेस। मान लीजिए एक्चुअल लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके कुछ ऐसे रहे हैं जो उस रोल से संबंधित हो, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी पैदा हो सकते हैं वहां पर। एंड एम्पैथी, और एम्पैथी भी वहां पर हो सकती है। कैन लैक फोकस अनलेस वेल प्लान्ड, जब तक पूरी तरह से वेल प्लान्ड रोल प्ले नहीं होगा तो वो फोकस को लैक कर सकता है। ऑर्केस्ट्रेटेड एंड मॉनिटर्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब एक तरह से जो प्लान किया जाए एलिमेंट्स को, किसी भी सिचुएशन के एलिमेंट्स को प्लान किया जाए ताकि वो एक डिजायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और चेस्टर्ड नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्केस्ट्रेटेड, जो ऑर्केस्ट्रा होता है ना उससे ये वर्ड बना है, सॉरी। ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्केस्ट्रेटेड यानी किसी भी सिचुएशन को ऐसे प्लान करना कि वो डिजायर्ड रिजल्ट्स दे सके। अगर ऐसा नहीं किया है या अच्छे से उसको मॉनिटर नहीं किया गया है, उसको जांचा परखा नहीं गया है, तो जो फोकस है वो लैक कर सकता है। कैन
reinforce ineffective behaviors strategies if performance is not observed by knowledgeable person या persons who can provide appropriate feedback। ये भी जरूरी है। जो इनइफेक्टिव बिहेवियर या स्ट्रेटजीज हैं उनको रीइंफोर्स कर सकता है ये। मान लीजिए बच्चे ने रोल प्ले किया लेकिन वो टोटली गलत कर दिया, ठीक है, बच्चे ने रोल प्ले पूरी तरह से अपना गलत कर दिया या उसमें कोई नेगेटिव फीलिंग ला दी या कुछ और मिस्टेक कर दी, और जो ऑब्जर्वर है वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, तो क्या होगा कि बच्चा उस चीज को सही मान लेगा और रीइंफोर्स हो जाएगा, उसका इनइफेक्टिव जो बिहेवियर या स्ट्रेटेजी है वो बच्चे के अंदर रीइंफोर्स हो जाएगी, उसको पुनर्बलन मिल जाएगा और वो आगे भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए जो इसको ऑब्जर्व कर सके। कैन बी अनप्रेडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसके बारे में पहले से जो टीचर है वो अंदाजा नहीं लगा सकता कि बच्चा कैसा आउटकम देगा, कैसी आउटपुट बच्चे की रहेगी, तो इसके बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग तो देखिए ये होता ही होता है। अब डेमोक्रेटिक में जो फोर्थ है वो है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? स्वांग या पाखंड करना, ठीक है, सिमुलेशन। Simulations are slightly different than role play in that students become involved in a situation and have to use what they have learned and their own intellect to work through a simulation. Simulation जो है वो थोड़े से रोल प्ले से अलग होते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं और उनको जो कुछ उन्होंने सीखा है और जो उनकी इंटेलेक्ट है खुद की, मतलब जो उनका खुद का ज्ञान है वो यूज करके उनको एक सिचुएशन में काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए गवर्नमेंट सिमुलेशन might have the students create a model legislature where they have to create and pass the legislation. उदाहरण के लिए एक गवर्नमेंट सिमुलेशन किया जा सकता है जिसमें स्टूडेंट्स को क्या क्रिएट करना होता है, एक मॉडल क्रिएट करना होता है लेजिस्लेचर का। ठीक है, मॉडल लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल का पूरा एक मॉडल बनाना होगा उनको, ठीक है, मिलके, और वहां पर वो एक लेजिस्लेशन को, एक विधान को, एक कानून को पहले बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और फिर उसको पास करेंगे। तो उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस रहेगा वो जो है पूरा का पूरा स्वांग वहां पर रचा जाता है, इसको बोलते हैं सिमुलेशन। These have a great ability to be interest building but also require the teacher to make clear how each student will be assessed for their participation. ये जो है they have a great ability to be interest building. Interest building तो कर सकते हैं, स्टूडेंट इंटरेस्टेड होके सीख सकते हैं उस चीज को, ठीक है, लेकिन टीचर को ये जरूरी होता है ये क्लियर कर देना बच्चों को कि उनकी असेसमेंट को या उनके पार्टिसिपेशन को किस तरह से असेस किया जाएगा। यानी जो उन्होंने उसमें रोल प्ले अपना किया है, जो भी सिमुलेशन में उनका रोल रहा है, वो उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, उसको किस तरह से जज किया जाएगा और उसके किस तरह से मार्क्स या किस तरह से उसको देखा जाएगा, ये चीज टीचर को उन्हें बतानी होगी। द एडवांटेजेस ऑफ सिमुलेशन आर कैन पोर्ट्रे रियलिस्टिक सिचुएशंस, ये रियलिस्टिक सिचुएशंस को पोर्ट्रे कर सकती हैं, उनको प्रस्तुत कर सकती हैं। अलाउज फॉर फोकस्ड लर्निंग दैट एलिमिनेट्स इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स, ये अलाउ करती हैं जो फोकस्ड लर्निंग है उसको, और इसमें जो इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो ज्यादा मतलब जरूरी एस्पेक्ट्स नहीं हैं, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। कैन बी यूज्ड व्हेन real experiences are not readily available or would endanger patients। जो ये किस समय पर यूज किए जा सकते हैं? जब रियल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं या जो पेशेंट्स हैं उनको इससे खतरा हो सकता है, तो ऐसे समय पर जो स्वांग है
जो सिमुलेशन है वो किया जा सकता है। प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, ये तुरंत जो है टीचर को फीडबैक प्रोवाइड करवा देती हैं। द डिसएडवांटेजेस आर, अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिट्स द नंबर ऑफ पीपल हु कैन असेस द लर्निंग एट द सेम टाइम, इसमें जो नंबर ऑफ पीपल है वो लिमिटेड होता है। आप ये नहीं है कि उसमें जी चाहे उतने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, नहीं, स्टूडेंट का नंबर लिमिटेड रहेगा। कैन क्रिएट शेड्यूलिंग एंड लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस, ये शेड्यूलिंग एंड लॉजिस्टिक जो चैलेंजेस हैं, लॉजिस्टिक होती है द डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उसकी डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन करना और फिर उसको इंप्लीमेंट करना किसी भी ऑपरेशन को, तो वो चैलेंज इसमें क्रिएट हो सकता है। या शेड्यूलिंग का मतलब कि भाई उसका पूरा शेड्यूल बनाना, किस टाइम पे क्या होगा, कैसे होगा, वो चैलेंजेस इसमें क्रिएट हो सकते हैं, यानी ये टीचर के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। फिफ्थ है केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या स्ट्रेटेजी होती है वो भी देखते हैं। केस स्टडीज आर यूज्ड टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू एग्जामिन और एनालाइज स्पेसिफिक सिचुएशंस दैट दे मे बी फेसिंग इन द फ्यूचर। जो केस स्टडीज हैं वो स्टूडेंट्स को ये अलाउ करने के लिए यूज की जाती हैं कि वो एग्जामिन किया जा सके, एनालाइज किया जा सके किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को जो वो फ्यूचर में फेस करने वाले हैं। यूजुअली द सिचुएशंस आर प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ टाइम, आमतौर पर जो सिचुएशंस हैं वो पहले से तैयार की जाती हैं, समय से पहले ही तैयार की जाती हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिटन फॉर्म, और स्टूडेंट्स को रिटन फॉर्म में दे दी जाती हैं। द स्टूडेंट्स ऑफन वर्किंग इन टीम्स, आमतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीम्स में काम करते हैं। डिस्कस हाउ दे कैन सोल्व द सिचुएशंस दैट हैव बीन प्रेजेंटेड, और ये डिस्कस करते हैं कि वो उस सिचुएशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जो उनके सामने प्रस्तुत की गई है। This strategy can be helpful following the presentation of technical information, whereby the students can then apply the information to specific problems situations. This strategy can be helpful following the presentation of technical information. ये जो स्ट्रेटेजी है ये कब मददगार हो सकती है? जब इसमें जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसकी प्रेजेंटेशन को फॉलो किया जाए कि किस तरह से वो टीचर ने प्रेजेंटेशन दी थी, और उस प्रेजेंटेशन को जब फॉलो किया जाता है तो ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल होती है। वेयर बाय जहां पर स्टूडेंट्स कैन देन अप्लाई द इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और सिचुएशन, जहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस में उस टेक्निकल इंफॉर्मेशन को जिस तरह से टीचर ने प्रेजेंटेशन दी थी उसे उस तरह से लागू कर पाए। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर allowing the students to assess how much they have learned, ये इसलिए भी मददगार है कि इससे स्टूडेंट्स को ये असेस करने का, जांचने का मौका मिल जाता है कि उन्होंने कितना सीखा, एंड हाउ कंफर्टेबल दे विल बी इन यूजिंग द इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, और उनको ये भी असेस करने का मौका मिल जाता है, खुद को जांचने का, कि वो कितने कंफर्टेबल तरीके से फ्यूचर में अगर उन्हें यही सिचुएशन रियल में फेस करनी पड़ जाए या फ्यूचर में ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ जाए तो वो कितने इफेक्टिव तरीके से या कंफर्टेबल तरीके से इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, ये सब उनको जांचने का मौका मिल जाता है इसमें। द एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडीज आर, केस स्टडी की एडवांटेजेस, डेवलप्स एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये एनालिटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप कर देता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा है अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, जो जटिल इश्यू होते हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए एक्सप्लोरेशन को अलाउ कर देता है कि किस तरह से उनका सॉल्यूशन करना होता है, स्टूडेंट्स को कैसे ढूंढें उसके सॉल्यूशन को, उसके लिए एक्सप्लोरेशन को वो अलाउ कर देता है। अलाउ स्टूडेंट्स टू अप्लाई न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, स्टूडेंट्स को इस जो नई नॉलेज है या जो नए स्किल्स हैं उनको भी अप्लाई करने का मौका
इसमें मिलता है। प्रोमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायग्नोस्टिक, इंटरप्रेटिव एंड मैनेजमेंट स्किल्स। ये प्रमोट करता है कौन से स्किल्स को? प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स को, डायग्नोस्टिक के स्किल्स को। डायग्नोस्टिक के स्किल्स होते हैं मतलब जांचना परखना। इंटरप्रेटिव जो स्किल्स होते हैं आपस में कैसे इंटरप्रिटेशन होती है चीजों की, ठीक है। एंड मैनेजमेंट स्किल्स, और मैनेजमेंट के स्किल्स को भी ये प्रमोट करता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम। ये फ्लेक्सिबल होता है और किसी भी समय इसको कंडक्ट किया जा सकता है। ये नहीं है कि ये मतलब एक तरह से रिजिड है, फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी इसको यूज किया जा सकता है केस स्टडी को। अब आती है डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट्स में नॉट सी रेलिवेंस टू ओन सिचुएशन। स्टूडेंट्स जो हैं वो जो उनके सामने सिचुएशन आई है, जो उनकी खुद की सिचुएशन है, उसके साथ उसका रेलिवेंस नहीं भी मान सकते। मतलब जो सिचुएशन टीचर ने प्रेजेंट की है तो स्टूडेंट्स जो हैं उसमें थोड़े से उनको प्रॉब्लम आ सकती है। वो नहीं ऐसा फील करेंगे कि भाई ये सिचुएशन उनकी सिचुएशन जैसी ही है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन कैन लीड टू इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। अगर इंफॉर्मेशन जो टीचर ने रिटर्न में प्रोवाइड करवाई है वो अगर इनसफिशिएंट है, पूरी नहीं है, तो इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट्स भी सामने निकल के आ सकते हैं। नॉट एप्रोप्रिएट फॉर एलिमेंट्री लेवल, जो स्टार्टिंग के लेवल है, एलिमेंट्री जो लेवल है छोटे बच्चों के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। सिक्स्थ है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या क्या है वो भी देखते हैं। दिस मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑसबर्न। ऑसबर्न ने ये मेथड जो है वो प्रोपाउंड किया था, इसको मतलब एक तरह से लागू किया लगा लीजिए या इंट्रोड्यूस किया लगा लीजिए, लाइक दैट। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूज्ड टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू फ्रीली शेयर देयर आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए होता है ताकि वो अपने आइडियाज को फ्रीली शेयर कर पाए। ऑल आइडियाज आर एक्सेप्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस विद नो रिस्पॉन्स। स्टार्टिंग में सभी आइडियाज को बिना किसी रिस्पॉन्स के स्वीकार कर लिया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ यूजलेस और इम्प्रैक्टिकल इट मे बी सीम। इट मे सीम, ठीक है, इट मे बी सीम नहीं, इट मे सीम। इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए, रिगार्डलेस, इस चीज को ध्यान में नहीं रखना है कि आइडिया कितना यूजलेस है और कितना इम्प्रैक्टिकल है। चाहे आइडिया कितना ही यूजलेस या कितना ही इम्प्रैक्टिकल क्यों ना दिखाई पड़ता हो, उसको स्टार्टिंग में तो एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है। एंड आर ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। और फिर बाद में जो फर्स्ट स्टेजेस होती हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसमें से उनको ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। पहले उनको लिया जाता है लेकिन फिर बाद में हटा दिया जाता है। As ideas are contributed by the members of the group, they are listed for all in the group to see and discuss. जो आइडियाज हैं वो ग्रुप के मेंबर्स द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी ग्रुप के सभी मेंबर्स आइडियाज देते हैं, इसलिए उनको सभी के लिए उनकी एक लिस्ट बना दी जाती है ताकि सभी उनको देख पाएं और डिस्कस कर पाएं। डिस्कशन कैन इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ स्पिन ऑफ आइडियाज। जो डिस्कशन है वो स्पिन ऑफ आइडियाज, जो मतलब दूर कर दिए गए आइडियाज हैं, उनको एक तरह से डिस्कस किया जा सकता है। डिस्कशन कैन इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ स्पिन ऑफ आइडियाज। जो स्पिन ऑफ आइडियाज हैं उनकी डेवलपमेंट यहां पर की जा सकती है, ठीक है। द रिफाइनिंग ऑफ आइडियाज, पहले स्पिन ऑफ कर दिया आइडियाज को, वहां से हटा दिया, फिर रिफाइन कर दिया। कंबाइनिंग ऑफ आइडियाज, उनको कंबाइन कर दिया। एंड रीइंफोर्सिंग ऑफ एग्जिस्टिंग आइडियाज, और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं उनको रीइंफोर्स कर दिया, उनको पुनर्बलन भी दे दिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी एक्सीलेंट to help a group of students think creatively of new ideas to solve difficult problems. Brainstorming जो है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है एक ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो क्रिएटिव तरीके से सोच सकें किसके बारे में, न्यू आइडियाज के बारे में, ताकि वो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी देखते हैं। एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। स्टूडेंट्स को हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में एक्टिव तरीके से वो इन्वॉल्व करती हैं। प्रोमोट्स पीयर लर्निंग एंड क्रिएट्स
सिनर्जी। जो पीयर लर्निंग है, पीयर लर्निंग होता है मतलब आपस में जो साथी हैं उनके साथ जो लर्निंग करनी है। और क्रिएट्स सिनर्जी, सिनर्जी होता है तालमेल, और आपस में तालमेल को भी क्रिएट करती है ये चीज। प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है। हेल्प ग्रुप्स रीच कंसेंसस, जो कंसेंसस होते हैं, कंसेंसस हो गए आपकी आम सहमति कह लो, आम सहमति, ठीक है। यानी जो किसी भी चीज के लिए सारे के सारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, अगर वो उस चीज के लिए सहमत हैं, अगर वो एग्री करते हैं उस चीज के ऊपर, ठीक है, तो वहां तक पहुंचने की बात, मान लीजिए कोई भी 4 आइडियाज आए, 4 आइडियाज में से 2 स्टूडेंट्स ने नकार दिया, ठीक है, तो 2 तो गए, 2 को 2 स्टूडेंट्स ने नकार दिया, अब 2 बचे, 2 के ऊपर चारों के चारों बच्चे जो सहमत हैं, तो वो कंसेंसस हो गया, आम सहमति वाली बात हो गई। द डिसएडवांटेजेस आर, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? रिक्वायर्स दैट स्टूडेंट्स डिसिप्लिन देयर इनपुट्स, ये इस चीज की रिक्वायरमेंट करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इनपुट्स को, जो डिस्कशन के लिए, टू द डिस्कशन के लिए जो इनपुट्स हैं उनको खुद डिसिप्लिन करें। जनरेट आइडियाज विदाउट मेकिंग जजमेंट, मतलब जजमेंट के बिना, जज ना करें उस चीज को, वो आइडियाज को जनरेट करें। फिर है मे नॉट बी इफेक्टिव विद लार्ज ग्रुप्स, कैन लीड टू ग्रुप थिंक, फिर वो ग्रुप थिंकिंग की तरफ भी लीड कर सकता है, और वो लार्ज ग्रुप्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। नेक्स्ट है टीम टीचिंग। इन दिस मेथड मोर देन वन टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स ऑन सिंगल टाइम। टीम टीचिंग में एक टीचर की बजाय ज्यादा टीचर्स जो हैं वो एक ही टाइम पे क्लास को पढ़ाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स और प्रेजेंस ऑफ असिस्टेंट टीचर्स मेक द टीचिंग प्रोसेस हाईली इफेक्टिव। जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं वो जब अवेलेबल होते हैं एक ही क्लास में, या जो प्रेजेंस होती है असिस्टेंट टीचर्स की, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंग्लिश का ही एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, तो इसको एक असिस्टेंट दे दिया, किसका? इंग्लिश का ही। दोनों तरह से है, अलग अलग सब्जेक्ट के भी, और एक ही सब्जेक्ट का एक टीचर और उसका असिस्टेंट। जब ये होते हैं क्लास में प्रेजेंट, तो जो टीचिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दिस मेथड हैज ऑल्सो बीन नेम्ड एज कोऑपरेटिव टीचिंग। इस मेथड को कोऑपरेटिव टीचिंग या टीम टीचिंग भी कहा जाता है। फ्रांसिस चैपल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी first of all told about the importance of this method in 1956। कौन? फ्रांसिस चैपल ने पहली बार इस मेथड की इंपॉर्टेंस बताई थी, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे, 1956 में ये बताया था। दिस मेथड वाज फंक्शनली यूज्ड बाय लेक्सिंगटन इन 1957। फ्रांसिस चैपल ने ये बताया था 1956 में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे, इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, और लेक्सिंगटन ने 1957 में इसको फंक्शनली, इस मेथड को पहली बार यूज किया था। फिर है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मेथड ऑफ टीचिंग। कॉन्फ्रेंस को भी मेथड ऑफ टीचिंग के रूप में यूज किया जाता है। इन दिस मेथड स्पेशलिस्ट्स फ्रॉम सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। इस मेथड में किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अपने व्यू जो है किसी एक खास टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज को बताते हैं। इन दिस मेथड ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, thus स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन दिस मेथड। जो कॉन्फ्रेंस का मेथड है, इसमें सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो फ्री होते हैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। फिर है जनरली कॉन्फ्रेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पर जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वेरीज फ्रॉम 10-20 टू हंड्रेड्स। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नंबर 10-20 से लेके सैकड़ों तक, मतलब 200, 300, 100, 500 इस तरह से वेरी करता है, कितने भी हो सकते हैं।
In conference, presentation of research papers and articles is an important part. Conference में जो presentation होती है research paper की और articles की, वो बहुत ज़्यादा important part है. Duration of conferences varies from 2 to 10 days. और जो duration है कि conference कितने दिन की चलेगी, वो 2 दिन से लेके 10 दिन तक अलग अलग हो सकती है. फिर है panel discussions. 9th, panel discussions. In this method, some specialists or group of subject teachers discuss some specific problem or topic in front of students. जो panel discussion है, इसमें क्या होता है, कुछ specialists होते हैं या group of subject teachers, मतलब एक particular subject के कुछ teachers वो डिस्कस करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या टॉपिक को स्टूडेंट्स के सामने. ठीक है, डिस्कशन किनका चल रहा है, टीचर्स का या जो स्पेशलिस्ट हैं उनके. स्टूडेंट्स वहां जस्ट बैठे हैं और वो देख रहे हैं उनको. ठीक है, ऐसा होता है इसमें पैनल डिस्कशन में. टीम टीचिंग में या कोऑपरेटिव टीचिंग में क्या होता है, एक टीचर एक सब्जेक्ट का, दूसरा टीचर दूसरे सब्जेक्ट का. ठीक है, या एक टीचर मेन और दूसरा उसका असिस्टेंट. लेकिन जो पैनल डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन में इन्होंने क्या कहा, या तो कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं या ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं और वो डिस्कस करते हैं. ये तो टीच करते हैं, ये दोनों टीच करेंगे क्लास को, लेकिन ये क्या करेंगे पैनल डिस्कशन में, ये स्टूडेंट्स को टीच नहीं कर रहे हैं, ये उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. ऑल एक्सपर्ट्स यूज्ड टू बी फ्री फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यू पॉइंट्स. सारे के सारे एक्सपर्ट्स जो है वो फ्री होते हैं कि अपना व्यू पॉइंट रख सकें. एंड स्टूडेंट्स एक्टिवली एनालाइज एंड कंक्लूड द डिस्कशन. और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एक्टिव तरीके से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं. फिर है 10th, वर्कशॉप. वर्कशॉप में क्या होता है, दिस मेथड इज रिलेटेड विद फंक्शनिंग इन अ ग्रुप एंड लर्निंग बाय डूइंग. ये जो मेथड है किससे संबंधित है, एक ग्रुप में फंक्शन करना और करके सीखना. वर्कशॉप. ठीक है, जनरली वर्कशॉप्स आर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट ड्यूरेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया बाय इनवाइटिंग स्पेशलिस्ट्स ऑफ दैट एरिया. जो वर्कशॉप्स हैं वो किस तरह से डिजाइन की जाती हैं, टू प्रोवाइड शॉर्ट ड्यूरेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. छोटे समय की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को देनी होती है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में. जैसे साइंस में लगा लीजिए, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल करवानी है तो उस स्पेशल जो सब्जेक्ट का एरिया है उसका कोई स्पेशलिस्ट इनवाइट किया जाएगा, बच्चों को लैब में लेके जाया जाएगा और वो थोड़े ही समय में उस सब चीज को उनसे करवा देगा. ठीक है, तो इसमें वो बच्चे खुद से कुछ काम करेंगे और वहां पर सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. पहले तो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी बच्चों को बुक से या वैसे नोट्स वगैरह से सिखाया जाता है टू द पार्टिसिपेंट्स को. एंड देन ऑल पार्टिसिपेंट्स हैव टू प्रैक्टिकली डू व्हाट दे हैव लर्नड बाय इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पेशलिस्ट्स. और उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को वो काम प्रैक्टिकल तौर से करके दिखाना होता है, ये दिखाने के लिए या ये देखने के लिए कि उन्होंने जो स्पेशलिस्ट है उसकी इंस्ट्रक्शन से क्या क्या सीखा है, वो चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल करना होता है. फिर है क्वेश्चनेयर टेक्निक. जो क्वेश्चनेयर टेक्निक है उसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इज कंसिडर्ड टू बी प्रमोटेड बाय सोक्रेट्स. जो सुकरात था उसके द्वारा ये टेक्निक प्रमोट की गई है. सो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज सोक्रेटिक टेक्निक. जो क्वेश्चनेयर टेक्निक है उसको सोक्रेटिक टेक्निक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रमोट की थी सोक्रेट ने. इन दिस टेक्निक क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बाय द टीचर इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड टीचर असेसेस द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस. इस टेक्निक में जो क्वेश्चंस हैं वो टीचर के द्वारा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपेयर किए जाते हैं और टीचर जो है वो बच्चों की नॉलेज को जज करता है, असेस करता है क्वेश्चंस पूछकर. फिर है ह्यूरिस्टिक टेक्निक. This method was propounded by Armstrong. Heuristics means discovering something. Heuristic means discovering something.
In this method, students are encouraged to learn and frame their knowledge by discovering new things. इस मेथड में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो कुछ सीखें या अपनी नॉलेज को फ्रेम करें कुछ नई चीजें खोज करके। फिर है इंडक्टिव मेथड। दिस मेथड वाज प्रोपोनेंटेड बाय फ्रांसिस बेकन। रूसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर आल्सो सपोर्टेड दिस मेथड। फ्रांसिस बेकन ने प्रोपाउंड किया था इंडक्टिव मेथड और रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस मेथड को सपोर्ट किया था। दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सम एग्जांपल्स टू द स्टूडेंट्स एंड देन कंक्लूडिंग द थियरी और प्रिंसिपल। इस मेथड में क्या होता है, पहले बच्चे को बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, उन एग्जांपल से बच्चा कोई एक प्रिंसिपल या कोई एक कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रेम करता है, ठीक है, या कोई थियरी वो बच्चा फ्रेम करता है। दिस मेथड इज डिपेंडेंट ऑन द टीचिंग मैक्सिम्स ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल। ये किस टीचिंग मैक्सिम पे आधारित है? स्पेसिफिक टू जनरल, नोन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। स्पेसिफिक टू जनरल, नोन टू अननोन, सिंपल टू complex. Steps of this method include presentation of examples, analysis, generalization and conclusion. इसके क्या steps रहते हैं? पहले examples दिए जाते हैं, फिर उनको analyze किया जाता है, फिर उनसे जनरलाइजेशन की जाती है, यानी जो जनरल चीजें हैं उनको अलग अलग रख दिया जाता है और फिर बाद में एक कंक्लूजन निकाला जाता है जो कि एक थियरी या प्रिंसिपल के रूप में निकलकर सामने आता है। फिर है डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले प्रिंसिपल या थियरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाद में एग्जांपल्स उसके होते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ थियरी और प्रिंसिपल फर्स्ट एंड देन अप्लाइंग इट टू वेरियस एग्जांपल्स। थ्योरेटिकल सपोर्ट to this method was presented by viewpoints of Plato and Socrates. इस थियरी को जो सपोर्ट मिली है वो किसके व्यू पॉइंट से? प्लेटो और सोक्रेट्स ने, यानी प्लूटो और जो सुकरात था उसने इस थियरी को सपोर्ट किया है। कौन सी थियरी को? डिडक्टिव मेथड को। फिर है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड वाज फॉर्मरली यूज्ड बाय किलपैट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो किलपैट्रिक है उसके द्वारा पहले ये सबसे पहले यूज किया गया था इन 1918 में। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन theoretical foundations of functionalism in education which was propounded by John Dewey। ये जो मेथड है किस पे बेस्ड है? theoretical functionalities जो हैं किसकी? फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म की theoretical functionalities मतलब कोई चीज किस तरह से फंक्शन करती है, जो व्यवहारवाद है, फंक्शनवाद है, जो उसकी थियरीज किस तरह से फाउंडेशंस होती हैं, किस तरह से बनती हैं, जो जॉन डेवी ने दिया था। फंक्शनलिज्म की जो थियरी थी जॉन डेवी ने दी थी और इस थियरी के ऊपर ये प्रोजेक्ट मेथड जो है वो आधारित है और पहली बार किलपैट्रिक ने यूज किया था 1918 में। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स बेस्ड टीचिंग। कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स बेस्ड टीचिंग, इसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।